हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार आता भी है और ये आपके जो नॉलेज है अकाउंट्स की उसको भी इंक्रीज़ करता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका ये एड्रेस है यहाँ पे जुड़ सकते हैं, या आप डायरेक्ट सर्च करते हैं शुभ ऑनलाइन क्लासेस। आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे और वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही जितने भी स्टडी मटेरियल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं उन सब के भी लिंक आपको डायरेक्ट वहीं से मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसपे ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट है। Accounting principle, concept and convention are known as generally accepted accounting principle. These principles are the base of accounting. देखिए, जितने भी अकाउंट के प्रिंसिपल होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं और कन्वेंशन होते हैं, उनको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी गैप के नाम से जानते हैं। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो अकाउंट के क्या होते हैं, बेस होते हैं, जिनके बेसिस पे अकाउंटेंसी चलती है। और यहाँ पे गैप की बात करें तो यहाँ पे गैप जो होता है वो रूल्स और गाइडलाइन को बनाता है। जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यूज़ हम लोग करते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी हो और कंसिस्टेंसी हो, इसलिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाया जाता है जो हर जगह एक जैसा हो। जैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो बना दिया गया है वो सबके लिए है, तो सभी लोग उसी को फॉलो करें। तो ये होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट की करें तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल और द बेसिक आइडिया होल्डिंग द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड देयरफॉर कैन बी रिकॉर्डेड एज जनरल वर्किंग प्रैक्टिस फॉर ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटी। दीज कॉन्सेप्ट आर मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो फंडामेंटली कॉन्सेप्ट है और ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि इसी के माध्यम से जनरल जो नॉलेज होती है और जनरल अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी होती हैं आपकी अकाउंट्स में। तो जो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट है वो है सीपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सीपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि एक बिजनेस में एक मालिक अलग होता है और उसका बिजनेस अलग होता है, यानी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सपोज करिए मालिक ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, यानी ओनर बिजनेस में पैसे लेके आया। तो यहाँ पे हम जब बिजनेस में बैलेंस शीट बनाते हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में देखेंगे तो वहाँ बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा होता है। तो कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस से उसका पेमेंट होना है किसको, जो उसका ओनर है। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हो गई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी सेज दैट द बिजनेस इज ए सीपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। तो यहाँ पे जो बिजनेस है वो अलग है और मालिक इसका अलग है। Therefore, the objective of activity, the firm and its owner are considered as two distinct person। तो यहाँ पे दोनों क्या है, दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग पर्सन हैं। Hence, where an owner brings in capital into the firm, it is considered as a liability of the business। तो यहाँ पे जो वो पैसा लेके आता है वो हमारे लिए क्या है, यानी बिजनेस के लिए क्या है, वो एज ए लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि मालिक जो पैसे लेके आता है उसका उसमें राइट होता है कि वो क्लेम करके पैसे वापस ले सके। Money measurement concept. The concept of money measurement associated to such transaction of a business which can be recorded in terms of money in the book of account। देखिए, जब हम बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की तो इस कॉन्सेप्ट में बहुत ही क्लियर बातें की गई कि अकाउंटेंसी में हम जितनी भी बातें, यानी अकाउंट में जितनी भी बातें हम करेंगे, जितनी भी बातें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे, उन सब का ट्रीटमेंट हमें कैश में करना है, यानी मनी में उनको हम ट्रीट करके दिखाएंगे। जैसे इनटेंजिबल एसेट होती है, जैसे गुडविल हो गई, तो गुडविल को भी हमें दिखाना है कि गुडविल कितनी है, कैश में कितना है वो। तो सभी चीज़ों को मनी मेजर करना है, उसको मनी के टर्म्स में हमें दिखाना है बिजनेस में। यही कॉन्सेप्ट हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहलाता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड is the time frame at the end of which the financial statement of business are prepared to evaluate its profit and loss and learn the status of its asset and liability. This is required for the smooth availability of the data to the user of accounting information in the conventional manner.
फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर ईयर 1 Jan to 31 December और फाइनेंशियल ईयर 1 April to 31 March। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक टाइम फ्रेम होता है, यानी टाइम इसमें बंधा होता है कि 1 साल का ड्यूरिंग पीरियड होगा इसका। और एक फाइनेंशियल ईयर में हम जितने भी अपने बिजनेस की एक्टिविटी करते हैं उन सब की रिकॉर्डिंग करते हैं और उसमें होने वाले लाभ या हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस की भी रिकॉर्डिंग करते हैं और पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं एक ड्यूरिंग द पीरियड में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एक बिजनेस में जो भी एसेट हम परचेज करके ले आते हैं, सपोज करिए एक बिजनेस में हमने कार खरीदी है 1 लाख रुपए की, तो उसको हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख रुपए में, भले ही उसकी मार्केट वैल्यू 80,000 हो जाए या 1,20,000 हो जाए, हमें किससे मतलब है कि हमने कितने भी खरीदा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट और सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इन्फॉर्मेशन relating to the economic affair of the entity should be completely disclosed in its financial statement and accompanying note to the account। देखिए फुल डिस्क्लोजर पॉलिसी का मतलब यानी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि अकाउंट में जितनी भी बातें होंगी उन सब को पूरी तरीके से आपको क्लियर वर्ड में लिखना है। जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, और इसका हमें एक क्लेम है जो बिग अमाउंट है अगेंस्ट द बिजनेस एंड पेंडिंग इन कोर्ट इन लॉ, तो यहाँ पे आपको कंटिजेंट लायबिलिटी भी अपने बिजनेस में आपको दिखानी है। यहाँ पे है चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। आप ड्यूरिंग द ईयर अगर अपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज करते हैं या मेथड को चेंज करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाना है, यानी फुल डिस्क्लोज करके दिखाना है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं, WDV मेथड यूज़ कर रहे हैं, एनवटी मेथड यूज़ कर रहे हैं या और कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे देनी है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पैसे हमने मार्केट में लगा रखे हैं उनकी इस समय क्या वैल्यू है ये भी हमें दिखाना है। आपने देखा होगा बैलेंस शीट में 2 अमाउंट कभी कभी दिखता है इन्वेस्टमेंट में, उसका मार्केट वैल्यू जो इनर कॉलम में होता है और कॉस्ट उसके मेन कॉलम में दिखी रहती है। तो ये इसी प्रिंसिपल की वजह से होता है क्योंकि वो फुल डिस्क्लोजर पॉलिसी होती है वहाँ पे और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखती। इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में स्पेशली आपको दिखेगा कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहता है या कई बार बैलेंस शीट के अंदर कॉमा में करके दे दिया जाता है, ब्रैकेट में करके अंदर ही देता है इनर कॉलम में। तो ये फुल डिस्क्लोजर पॉलिसी है। मटेरियल प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि बिजनेस में होने वाले जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी, जो भी आपकी सूचनाएं होंगी, जो भी स्टेटमेंट होंगे, उनको अगर वो रिलेवेंट है तब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, अदरवाइज अगर वो रिलेवेंट नहीं है तो हम उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको डिस्क्लोज कर देंगे अपने नोट्स टू अकाउंट में या फिर वर्किंग नोट में इसको हम दिखा देंगे। तो दिस प्रिंसिपल ओनली दोज आइटम आर इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड दैट हैव मटेरियल इफेक्ट एंड रिलेवेंट टू द यूज़र। जो भी सूचनाएं हमारे यूज़र के लिए या हमारे अपने लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं उन्हीं की हम रिकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं। आइटम हैविंग एन इन सिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग रिलेवेंट to user need not to be disclosed separately, these may be merged with other item। तो उनको हम अलग से नहीं दिखाते हैं बल्कि एक दूसरे आइटम के साथ में क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, लेकिन दिखाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है प्रूडेंस प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रॉफिट इन एंटिसिपेटेड शुड नॉट बी रिकॉर्डेड बट लॉस एंटिसिपेटेड शुड इमीडिएटली बी रिकॉर्डेड। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आज ही रिकॉर्ड करनी है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को हमें तब तक नहीं रिकॉर्ड करना है जब तक उसका पैसा ना मिल जाए। एग्जाम्पल से समझिएगा, हमने डिबेंचर इशू किया है और उसका रिडम्पशन करना है हमें प्रीमियम पे। 5 साल बाद 6 साल बाद ऐसे ही रिडम्पशन होता है, तो 5 साल बाद जब हम पैसे रिटर्न करेंगे तो उसको रिडम्पशन पे करेंगे, यानी प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा और वो जो प्रीमियम का पैसा है वो हमारे लिए क्या है, लॉस है, जिसकी हम रिकॉर्डिंग आज ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे। लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट यानी जब से हमने बैंक में या कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा उसको हम तब तक नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब तक हमें वो पैसे मिल नहीं जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है, ये इसको कहेंगे हम प्रूडेंस प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जब एक बिजनेस एक्टिविटी होती है तो एक बिजनेसमैन के जो मन में बात होती है कि हमें अपने जो बिजनेस है इससे हमें प्रॉफिट अर्न करना है,
तो ये जो उसके मन में बात होती है ना कि हमें लाभ कमाना है, यानी फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है, तो वो अपनी हर बात का बहुत ध्यान रखता है कि उसने कौन से प्रोडक्ट को बनाया हुआ है और उस पे कितनी कितनी कॉस्ट लगी है और उसमें कितनी इनकम अर्न होने वाली है। तो ये जो ये आकलन करता है, यानी जो अब वो अपने मन में दिमाग में ये बात बनाता है कि हमने कितने कॉस्ट का गुड्स बनाया हुआ है और हमें कितना पैसा इससे मिलने वाला है। तो ये जो बातें होती हैं उसके मन में, यही आपका मैचिंग प्रिंसिपल कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में समझ लीजिए कि एट सर्टेन प्रीपेड एक्सपेंसेस, एट सर्टेन ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स असेट्स। तो ये सारी बातें उसके मन में होती हैं। इस वजह से ये जो प्रिंसिपल होता है इसको हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल्स। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल नेक्स्ट है। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन जो होगा उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक आपका डेबिट होगा तो दूसरा आपका क्रेडिट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, every business transaction has two aspects, a debit and a credit is equal amount. In other words, for every debit is a credit of equal amount in one or more account and vice versa. तो यहाँ पे क्या है, वो एक अकाउंट हो, दो अकाउंट हो या कई अकाउंट हो, इससे मतलब नहीं करता, लेकिन यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डुअल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो यही आपका डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहलाता है। एक्रूअल बेसिस एजम्पशन, इस एजम्पशन में हम ये जानते हैं कि जब भी ड्यूरिंग द ईयर कोई इनकम या एक्सपेंसेस होगा उसकी रिकॉर्डिंग हम वहीं पे करेंगे। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे ऑकर रादर देन व्हेन दे रिसीव्ड और पेड। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जिस दिन हमें मिलते हैं हम उसी दिन उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। It is an important concept because it recognizes the asset, liability, income and expenses only when transaction relate to it or entered into. Profit is recognized when the sale of goods and services have been made, यानी जब हम गुड्स और सर्विसेज को रेंडर कर देते हैं या प्रोवाइड करा देते हैं, और ऑब्लिगेशन यानी लोन इज ट्रांसफर टू कस्टमर टू पे इट इन रिटर्न। तो यहाँ पे कस्टमर को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने ऑब्लिगेशन को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस तरीके का वो आपका कहलाएगा एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल भी करा रखा है। इफ़ ए क्रेडिट सेल कस्टमर फॉर 2 मंथ फॉर 15,000 इज मेड ऑन 15 Feb। एक क्रेडिट सेल हुई है 15,000 की जो कि 15 फरवरी 2020 के लिए है। देन द रेवेन्यू अर्न इज़ टू बी रिकॉर्डेड ऑन 15 Feb। तो उसकी जब हम रेवेन्यू अर्न करेंगे यानी जो अपने यहाँ रिकॉर्डिंग में करेंगे वो 15 फरवरी 2020 को ही करेंगे, जबकि वो डेट जिस दिन वो पैसा मिलेगा उससे हमें मतलब नहीं है, यानी 2 महीने बाद जब वो पैसे मिलेंगे तो यहाँ पे उसका मतलब नहीं है हमने किस दिन उसका काम किया है, वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नेट, यानी एक्रूअल बेसिस पे। तो यहाँ पे एक्रूअल का मतलब हुआ कि हमने काम कर दिया भले वो पैसा हमें मिला या नहीं मिला है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जो एजम्पशन होता है वो होता है एक्रूअल बेसिस। सपोज करिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे फीस मिल रही है नहीं मिल रही है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि मैंने सर्विसेज रेंडर्ड की हैं। तो ये था ओवरऑल एजम्पशन और कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है, ऐसा मेरा विचार है, और आपको वीडियो भी पसंद आएगा। इसकी इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट और थीरीज़ के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।